नए मकान के बरामदे में आराम से कुर्सी डाली और उस पर लेट गया। शरद ऋतु की सुहानी बयार ने थपकी दी तो उसकी आंख लग गई। तभी बगल वाले घर में स्त्री पुरुष के लड़ने की तेज आवाज़ आने लगी। जब काफ़ी देर तक पड़ोस का महाभारत बंद नहीं हुआ तो उसने पत्नी को आवाज़ लगाई, शोभा जरा देखो तो यह कैसा हंगामा है। पत्नी के लौटने की प्रतीक्षा करते हुए सुजीत सोचने लगा कि अपने ससुराल के रिश्तेदारों से त्रस्त होकर शांति और सुकून के लिए वह यहाँ आया था। बड़ी दौड़ धूप करने के बाद दिल्ली से वह मेरठ में ट्रांसफ़र करवा सका था। उसे दिल्ली में पल भर भी एकांत नहीं मिलता था। रोज ही दफ्तर जाने के पहले वह शाम को दफ्तर से लौटने पर कोई न कोई रिश्तेदार उसके घर आ टपकता था। तनाव के कारण 34 वर्ष की आयु में ही उसके बाल खिचड़ी हो गए थे। अपनी उम्र के 10 वर्ष बड़ा लगता था। वह नौकरी की टेंशन, राजधानी के ट्रैफिक की टेंशन, रोज रोज की भाग भगा, ऊपर से पत्नी की नाते रिश्तेदारों का दखल। 10 मिनट बाद शोभा आते ही चहक कर बोली, सरप्राइज है तुम्हारे लिए, सुनोगे तो झूम उठोगे। बगल वाले घर में मेरी मुंहबोली बहन माया है। उसका 2 वर्ष पहले ही विवाह हुआ है। सुजीत का चेहरा मुरझा गया। उसके मुंह से अस्पष्ट की आवाज़ निकली, यहाँ भी? शोभा आगे बोली, नहीं समझे भाई, माँ की सहेली अनीता मौसी की लड़की है यह। इसके विवाह में मैं नहीं जा पाई थी। अपना दीपक पैदा हुआ था ना, मैं वहीं से अनीता मौसी से फ़ोन कर बात कर ली थी। कह दिया है मैंने कि माया की जिम्मेदारी मेरी है। और सुनने की शक्ति नहीं थी सुजीत में। पत्नी की बात कर उसने विषैले स्वर में पूछा, तो वही दोनों इतनी बेशर्मी से झगड़ रहे थे? आग्नेय नेत्रों से पति को घूरते हुए शोभा बोली, दोनों पैसे की तंगी से परेशान हैं। भली चंगी नौकरी थी दोनों के पास, माया की कॉल सेंटर में और रमेश की एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में कंपनी में। माया देर से घर लौटी थी, इसलिए रमेश ने उसकी नौकरी छुड़वा दी। माया की नौकरी छोड़ते ही रमेश की कंपनी भी अचानक बंद हो गई थी। 2 माह से बेचारों को वेतन नहीं मिला है। मैंने फ़िलहाल 10,000 रुपये देने का वादा किया। चीख पड़ा सुजीत बीच में ही, बिना कुछ मुझसे पूछे किसी भी ऐरे गैरे को। ऐरे गैरे नहीं है, मेरी मौसी की बेटी है वह। सुबह दहाड़ी तो तुम्हारी मौसी क्यों नहीं? बोलते बोलते रुक गया। सुजीत सामने गेट के अंदर प्रवेश कर रहा था। एक अत्यंत सुंदर, आकर्षक, सजा धजा जवान जोड़ा, दोनों एक दूसरे के लिए बने दिख रहे थे। सुजीत ठगा सा उन्हें देखने लगा। तभी शोभा ऊंचे स्वर में चिल्लाई, वाह! और माया रमेश अपने शांत जीवन में अनधिकार प्रवेश करके खलल उत्पन्न करने वाले इस खूबसूरत जोड़े को नापसंद नहीं कर सका सुजीत। सौंदर्य निहारना उसकी कमजोरी थी। चाय पानी के बाद माया धीरे से बोली, दीदी आपने पैसे? हाँ हाँ कहते हुए शोभा ने रखे 30,000 रुपये लाकर माया को दे दिए। रुपये मिलते ही दोनों हंसते हुए गेट से बाहर हो गए और स्कूटर पर फौरन फुर्र हो गई। शाम को दोनों देर से लौटे और आते ही सीधे शोभा के पास आ गए। घर में प्रवेश करते ही माया सोफे पर परस गई और बोली, खाना हम दोनों यहीं खाएंगे। बिल्कुल हिम्मत नहीं है कुछ करने की, बहुत थक गई हूँ मैं। कहाँ थे तुम दोनों अभी तक? उत्सुकता से पूछा शोभा ने। पूरा समय ब्यूटी पार्लर में निकल गया, चहक उठी माया। पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल, हेयर कटिंग, सेटिंग व बॉडी मसाज। तुम तो वैसे ही इतनी सुंदर हो, तुम्हें इन सब की क्या ज़रूरत है? बहुत पैसे खर्च हो गए होंगे, मरी सी आवाज़ निकली शोभा के मुँह से। कुछ ज़्यादा नहीं, बस 2500 रुपये ही लगे हैं। लापरवाही से अपने खूबसूरत केसों को झटका देते हुए बोली माया। मेंटेन न करो तो अच्छा खासा रूप भी बिगड़ जाता है। अपनी ओर तो तनिक देखो दीदी, क्या हुलिया बना रखा है आपने। आपके रूप की मिसाल तो माँ आज तक देती है। ऐसा लगता है कि आपने कभी पालन में झांका तक नहीं है। या तो पैसा बचाओ या रूप। पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं। सुजीत की सहनशक्ति जवाब दे गई। उसने कटाक्ष किया, क्या रमेश भी दिन भर भैंस पालन में था? नहीं नहीं बोली माया, उसे कहाँ फुर्सत थी। तमाम बिल जो जमा करने थे, घर का किराया, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल। घबरा गई शोभा, तब तो पूरे 30,000? हाँ पूरे खत्म हो गए। अभी दूध वाले का बिल बाकी है, साथ में रोज का जेब खर्च। बेचैन माया बोली। सुजीत क्रोध से मन में ही मन बुदबुदाया, हाथ में फूटी कौड़ी नहीं, अंदाज रईसों की। पति का क्रोधित रूप देखकर शोभा घबरा कर बोली, माया तुम थकी हो दिन भर की, जाकर आराम करो, मैं आती हूँ। माँ के जाते ही सुजीत के अंदर दबा आक्रोश ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ा। कहीं नहीं जाओगी तुम। तुम्हारे रिश्तेदारों से बचकर मैं यहाँ आया था सुकून की जिंदगी की तलाश में, लेकिन आसमान से गिरा खजूर में अटका। पति से नजरें बचाकर सुबह चुपके से 5,000 रुपये और दे आई माया को, और हाँ साथ में शीघ्र नौकरी ढूंढने की हिदायत भी। उसे पता चला कि माया और रमेश ने आसपास के कई लोगों से उधार लिया हुआ था। पैसा हाथ में नहीं रहने के आसपास में झगड़ते थे।
अब पैसा हाथ में ही आते दोनों में तुरंत मेल हो जाता और हंसते खिलखिलाते मौज मस्ती करने निकल पड़ते। स्कूटर में ऐसे सट कर बैठे थे मानो इनके समान कोई प्रेमी जोड़ा नहीं है। ऐसा लगता था कि उस समय झगड़ने वाले ये दोनों नहीं कोई दूसरे थे। इन दोनों की आपसी झगड़े के कारण बड़ोसी भी दो खेमों में बट गए थे। कुछ माया का दोस्त बताते थे तो कुछ रमेश का। इन दोनों का प्रसंग छिड़ते ही दोनों खेमे बहस पर उतारू हो जाते। धीरे धीरे 6 माह गुजर गए। इस खूबसूरत जोड़ों की असलियत जग जाहिर हो चुकी थी, इसलिए सबसे कर्ज मिलना बंद हो गया था। अब मकान मालिक भी इन्हें रोज आकर धमकाने लगा था। 6 माह से उसका किराया जो बाकी था। एक दिन क्रोधित होकर मकान मालिक ने माया के घर का सामान सड़क पर फेंक दिया और कोर्ट में घसीटने की धमकी देने लगा। पड़ोसियों के बीच बचाव से वह बहुत बड़ी मुश्किल से शांत हुआ। रोज की शांति और फसाद से ग्रस्त हो गया था। उसका मेरठ से और नौकरी से मनोचाट हो गया। न तो वह मेरठ में रहना चाहता था न दिल्ली में वापस जाना चाहता था। इन दो शहरों को छोड़कर उसकी कंपनी की किन अन्य शहर में कोई शाखा नहीं थी। आखिर नौकरी बदलने की इच्छा से सुजीत ने मुंबई की एक फर्म में आवेदन पत्र भेज दिया। एक शाम सुजीत दफ्तर से अपने घर लौटा तो अपने गेट के बाहर पुलिया पर अकेली माया को उदास बैठा पाया। सुबह अपनी परिचित के यहाँ लेडीज संगीत में गई हुई थी। देर रात तक चलने वाली कार्यक्रम के कारण वह शीघ्र लौटने वाली नहीं थी। पूछने पर माया ने बताया कि 6 माह से किराया नहीं देने के कारण मकान मालिक ने उसकी व रमेश की अनुपस्थित में मकान पर अपना ताला लगा लिया है। रमेश उसे यहाँ बैठाकर मकान मालिक को मनाने गया था। सुजीत कुछ देर तो दुविधा की स्थिति में खड़ा कर रहा, फिर उसने माला को अपने घर के अंदर बैठने के लिए कहा। घर के अंदर आते ही माया सुजीत के गले लगकर बिखरने लगी। हालांकि सुजीत बुरी तरह चिढ़ा हुआ था माया रमेश की हरकतों से, पर खूबसूरत माया को रोती देख उसका हृदय पसीज उठा था। माया का भरा यौवन और आंसू से भीगा अद्वितीय रूप सुजीत को पिघलाने लगा। माया के बदन के मादक स्पर्श से सुजीत के तन में अद्भुत उत्तेजना की लहर दौड़ गई। माया के बदन की महक और उसके नर्म खूबसूरत केसों की खूबसूरत खुशबू उसे रोमांचित करने लगी। सुजीत के कान लाल हो गए, आंखों में गुलाबी चांद उतर आई और हृदय धड़कने की समान धड़कने लगा। तीव्र उत्तेजना की झुरझुरी ने उसके बदन को कंपा दिया। पल भर में वह माया के रूप, लावण्य और वशीभूत हो चुका था। अपने संयम करके सुजीत ने माया को अपने सीने से अलग किया और धीरे से सोफे पर अपने सामने बैठा कर सांत्वना दी। शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। माया ने अश्रुपूर्ति आंखों सुजीत की आंखों में आंकते हुए पूछा, पैसा नहीं है हमारे पास, कैसे ठीक होगा? मैं कुछ करता हूँ। अस्फुट भर्राए सा स्वर निकला सुजीत के गले से, आता हूँ मैं बस अभी, तब तक तुम यहीं बैठो। कहकर सुजीत ने ATM कार्ड उठाया और गाड़ी लेकर निकल पड़ा। लौट कर सुजीत ने माया के हाथ में 6 माह की किराए 50,000 वह जैसे ही थमाया उसने खुशी से किलकारी मारी। सुजीत सोफे पर बैठकर जूते उतारने लगा तो वह अपने स्थान से उठी, खूबसूरत अदा से अपना पल्लू नीचे ढलका दिया और सुजीत के एकदम करीब आ जाकर के उसके कान में मादक स्वर में फुसफुसाई, थैंक यू जीजू, थैंक यू। माया के उघड़े व स्थल पर नजर पड़ते ही उजित का चेहरा तमतमा गया और उसके मुख से कोई आवाज नहीं निकली। वह मुग्ध ही उसे देखने लगा। घर में माया रमेश के विरुद्ध सुजीत के स्वर में एकाएक बंद हो गए। पति के रुख में अचानक बदलाव पाकर शोभक को आश्चर्य तो हुआ, पर वास्तविकता से अनभिज्ञ उसने राहत की सांस ली। रोज रोज की तकरार से उसे उस मुक्ति तो जो मिल गई थी। नहीं चाहते हुए भी सुजीत ने पत्नी से माया को 50,000 रुपये देने की बात गुप रखी। माया को भी इस बात का एहसास हो गया था कि उसे देखकर सदैव भ्रिकुट तानने वाला सुजीत उसके रूप में चुंबकीय आकर्षण में बंधकर यमुना बन गया था। वह उसे अपने मुंह पास में बांधे रखने के लिए उस पर और अधिक डोरे डालने लगी। जब भी सुबह किसी काम से बाहर जाती, सहज सरल भाव से वह माया के ऊपर घर की देखरेख का जिम्मा सौंप देती। इसका भरपूर फायदा उठाती माया। उसके दोनों हाथों में लड्डू थे। शोभा के सामने आंसू बहाकर माया जैसे मांग लेती, असुजीत तो उस पर आसक्त होकर अब स्वयं ही धन लुटा रहा था। अपने सहज सरल स्वभाव वाले निष्कपट अनुरागी पति को अपने प्रति दिन प्रतिदिन उदासीन व उष्मा रहित होते देखकर शोभा का माथा ठनका, पर बहुत सोचने विचारने के बाद भी वह सत्य का पता नहीं लगा पाई। माया केवल पैसे ऐंठने के लिए सुजीत पर डोले डाल रही थी। उसकी तनिक भी रुचि नहीं थी सुजीत में। पर एक दिन सुजीत अपना संयम खो बैठा और माया के सामने प्रणय निवेदन करने लगा। पहले तो माया घबरा गई, फिर उसे विचित्र नजरों से घूरने लगी। फिर बोली, जीजू फौरन 1 लाख रुपए का इंतजाम करो, नहीं तो मैं आपका कच्चा चिट्ठा शोभा दीदी के सामने खोलती हूँ। मरता क्या ना करता। रुपए पाकर माया प्रसन्न हुई, फिर उसका लोभ बढ़ता गया। उसने शोभा पर भी अपना भावनात्मक दबाव बढ़ा दिया।
शीघ्र ही शोभा घर के में आर्थिक तंगी शुरू हो गई। त्रस्त होकर शोभा ने अनीता मौसी को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए शीघ्र ही रुपए भेजने को कहा, तो उन्होंने तमक कर उत्तर दिया, छोटी बहन मानती हो ना उसे, थोड़ी सी सहायता कर दी तो तुम मुझसे पैसे मांगने लगी। तुम शोभा ने फिर सारी बात माँ को बताई, तो माँ ने भी उसे जमकर खरी खोटी सुना दी। मुझसे पहले सलाह क्यों नहीं ली? पैसे लुटाने के बाद अब उसका रोना क्यों रो रही हो? अनीता उसके परिवार के काले कारनामों से त्रस्त होकर हमने सदा के लिए उन्हें त्याग दिया है। शोभा के दिलो दिमाग से मायके के रिश्तेदारों का नशा काफूर हो चुका था। उधर सुजीत का मन माया की ओर से उचट हो गया था, लेकिन वे न तो पत्नी को सत्य बताने की हिम्मत जुटा पाए थे, न ही माया की रोज बढ़ती मांगों को पूरा कर पा रहे थे। उनको स्थिति चक्की के आंधों पाटों में फंसे अजान अनाज की जैसी थी, जिसकी यंत्रणा वे भोग रहे थे। उनकी नींद व चैन छीन गए थे। उनके द्वारा मुंबई की एक फर्म भेजे गए आवेदन पत्र का भी अब तक कोई जवाब नहीं आया था। धीरे धीरे माया ने पुनः कॉल सेंटर में कार्य करना शुरू कर दिया। रमेश ने एक सिविल ठेकेदार के जूनियर सुपरवाइजर के रूप में काम पकड़ लिया, पर आय कम थी, उनके खर्चे अधिक। धीरे धीरे दोनों की जीवन की गाड़ी पटरी पर आने लगी थी। तभी अचानक एक दिन माया कॉल सेंटर से गायब हो गई। काम पर गई तो अपने घर नहीं लौटी। पुलिस ने चप्पा चप्पा छान मारा, पर वह कहीं नहीं मिली। पता चला कि वह उस दिन कॉल सेंटर पहुंची ही नहीं थी। बदहवास रमेश इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। फिर कुछ दिनों बाद वह भी कहीं चला गया। लोगों ने अंदाजा लगाया कि वह अपने माता पिता के पास लौट गया होगा। पड़ोस के घर में सन्नाटा पसर गया। इस दंपति का क्या हश्र हुआ होगा, इसके बारे में लोग तरह तरह की अटकलें लगाने लगे। सबको अपना पैसा डूबने का दुख तो था ही, इस खूबसूरत युवा जोड़े का चले जाना भी कम दुखद नहीं था सबके लिए। तभी अनीता मौसी ने सुजीत और शोभा पर इल्जाम लगा दिया कि इन्हीं दोनों की मिली भगत ने मेरी बेटी को दामाद को गायब कर दिया है। बड़ी मुश्किल से जान पहचान वालों के हस्तक्षेप से ये दोनों पुलिस के चंगुल में आने से बचे। अचानक एक दिन मुंबई की फर्म से इंटरव्यू के लिए सुजीत को बुलावा आ गया। बच्चों की छुट्टियां थी, इंटरव्यू के साथ घूमना भी हो जाएगा। इस उद्देश्य से सुजीत ने शोभा और दोनों बच्चों को भी अपने साथ ले लिया। पहले दिन इंटरव्यू संपन्न होने के बाद अगले दिन के लिए सुजीत ने टूरिस्ट बस में चारों के लिए बुकिंग करवा ली। अगले दिन सुबह 10 बजे चारों मुंबई भ्रमण के लिए टूरिस्ट बस में सवार होकर निकल पड़े। भ्रमण में फिल्म की शूटिंग दिखलाना भी तय था। पास ही के एक गाँव में ग्रामीण परिवेश में एक लोक नृत्य फिल्मांकन हो रहा था। करीब 75 बालाएं रंग बिरंगे आकर्षक ग्रामीण परिधानों में सजी संगीत थिरक रही थी। अचानक नन्हा दीपक चीख पड़ा, मम्मा वह देखो, सामने माया मौसी। उसे पहचानने में शोभा को देर नहीं लगी। वही चिर परिचित खूबसूरत मासूम चेहरा वह पति के कान में फुसफुसाई, मैं इसे अनीता मौसी को लौटाकर अपने नाम पर लगा हुआ दाग अवश्य मिटाऊंगी। लताड़ लगाई सुजीत ने, खबरदार अब इस पचड़े से दूर रहो। आज आया मैं तुम्हारे रिश्तेदारों से। लेकिन शोभा नहीं मानी। पति की इच्छा के विरुद्ध उसने टूरिस्ट बस का काया भ्रमण कैंसिल करके टैक्सी किराए पर ले ली और शूटिंग के उपरांत उसका पीछा करते उसके घर पहुंची। सुजीत और शोभा को एकाएक सामने पाकर माया अनजान बन गई। दोनों को पहचानने से इनकार कर दिया। उसने सब्र का बांध टूट गया। शोभा का क्रोध से चीखी, वह तू यहाँ ऐश कर रही है, और तेरी माँ ने हम दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया कि तुझे गायब करने में हमारा साथ है। चल अभी मेरे साथ इसी वक्त, तुझे मैं मौसी के पास ले चलती हूँ। माया ने मौन व्रत धारण कर लिया। क्रोध से अपक हो बैठी शोभा उसके केस पकड़कर चिल्लाई, जो अपने पति की नहीं हुई वो हमारी कैसी होती? तुझे मालूम है तेरे जाने के बाद तेरा रमेश बदहवास हालत में लुटा सा तुझे खोजा करता था। पता नहीं कहाँ है वह बेचारा। माया ने अचानक चुप्पी तोड़ी और चीखने लगी, बचाओ बचाओ। उसकी चीख पुकार सुनते ही वहाँ भीड़ इकट्ठा होने लगी। घबरा कर शोभा ने माया के केस छोड़ दिए। वहाँ रुकना उचित न समझकर सुजीत ने शोभा की बाह पकड़ी और टैक्सी की ओर खींच कर ले चला। चलते चलते वह बोला, यहाँ तमाशा खड़ा न करके हमें चुपचाप मेरठ में इसके तमाम कर्जदारों को इसका पता बता देना चाहिए। वही आगे की कार्रवाई करेंगे। अतः पता इधर उधर देखते हुए दोहराया। शोभा ने, अरे ये कौन सी जगह है, हमें तो मालूम ही नहीं। रुको अभी आती हूँ, घर का नंबर गली मोहल्ला का सब पता करके। शोभा जैसे ही पलटकर माया के घर के पास पहुंची तो जड़ हो गई। माया ताली पीट कर हंसते हुए पूछ रही थी, कहो माँ कैसी थी मेरी एक्टिंग? छुट्टी कर दी ना मैंने माया दीदी की, अब इधर आने की दोबारा जरूरत नहीं करेंगी। अनीता मौसी ने शाबाशी दी बेटी को। मान गए भाई, तूने तो टॉप हीरोइंस को भी मात कर दिया। क्या एक्टिंग थी तेरी, अब तो तू हीरोइन बनेगी। सामने खड़े ही कर रहे थे रमेश व माया के पिता। शोभा को काटो तो खून नहीं। उसमें कुछ पूछने और सुनने की शक्ति नहीं थी। लौट कर आ बैठी कार में। पति को सारा वृतांत सुनाकर वह
फवा कर रो पड़ी। सबकी मिली भगत थी, धोखा देकर पैसा ऐंठने की अपनी सफलता पर जश्न मना रहे थे वे सब। बड़ी ही मासूमियत से सरल हृदयी लोगों की सहानुभूति प्राप्त करके छला था माया रमेश ने। धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए।